कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर साधन के समान प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं और इसके लागू होने के कारण बताइए। तो जैसा कि यहां पे लिखा समान, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बढ़ना, यहां पे क्या है समान, समान का मतलब क्या इक्वल, इक्वल का मतलब है एक बराबर। तो यहां भी हमने क्या करना है, रटना कुछ नहीं है, यहां पे हमने टेबल पे पहले एमपी लेना, और एमपी कितना लेना है समान इक्वल, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, लेकिन कितना लेना आपने इक्वल। और बाई से हमने टेबल ड्राइव करना, और टेबल ड्राइव करने के बाद हमने बाई से क्वेश्चन की डेफिनेशन उठानी और बाई से करना। हमने रटना, एक शब्द भी हमने रट्टा नहीं लगाना है। नो नीड टू क्रैमिंग एनीथिंग, सिंपल, बिल्कुल आपने रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने समझना, ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहां पे साधन के समान प्रतिफल का नियम मींस एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा इक्वल समान। यहां पे देखिए एमपी 5 5 5, समान का मतलब है इक्वल, समझना है। पहले क्या था बढ़ना, बढ़ते प्रतिफल के नियम में बढ़ना 2 4 6, और यहां क्या है समान, समान का मतलब इक्वल। तो यहां पे कितना इक्वल लेना 5 5 5, आप 2 2 2 भी ले सकते हैं, 4 4 4 भी ले सकते हैं, 10 10 10 भी ले सकते हैं। मैंने यहां पे लिया है 5 5 5। अब यही से मैंने ट्राई करा टीपी, एज वी नो दैट टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। तो यहां पे क्या हुआ 5 का 5, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, और 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। ये टेबल हमारा ड्राइव हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे कि अल्पकाल में, अल्पकाल वर्ड आपने हमेशा यूज करना है। क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा होगा कि साधन के समान प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं, इसे एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए और इसके लागू होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ऊपर आपने क्या लिखना, आंसर लिखना है, और आंसर के आगे क्या लिखना है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक समान दर से बढ़ता है। तो कुल उत्पादन जो है वो एक इक्वल दर से बढ़ता है। लिखना कैसे है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक समान दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन एक समान रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहां पे ये स्थिर साधन है 1 1 1, और ये परिवर्तनशील साधन है वेरिएबल फैक्टर 1 2 3। जैसे पहली यूनिट का प्रयोग करा तो टीपी कितना था 5, एमपी कितना है 5, एक और यूनिट बढ़ा दी, दूसरी यूनिट्स का हम उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 10, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितना रहेगा 5, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड यूनिट पे टीपी बढ़ के 15 हो जाएगा और एमपी कितना रहेगा 5, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या है डेफिनेशन में क्या है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक समान, एक समान का मतलब क्या है 5 से 10, 5 का डिफरेंस, 10 से 15, 5 का डिफरेंस। तो कैसे डेफिनेशन लिखनी है कि स्थिर अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक समान दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन में क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। सीमांत उत्पादन जो है वो स्थिर रहता है। यहां से टेबल से देखकर ही हमने सारा करना है। टेबल में बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या है टीपी इक्वल दर से बढ़ रहा है 5 10 5 का डिफरेंस, 10 15 5 का डिफरेंस, और एमपी 5 5 5। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए कि कैसे लिखना है। ऊपर आपने लिखना आंसर और उसके बाद लिखना है कि अल्पकाल में स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को
जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एक समान दर से बढ़ता है और समान उत्पादन जो है वो कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। इसे एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तालिका ये बन गई और रेखा चित्र के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हम टोटल प्रोडक्शन लेंगे और पार्ट बी में हम मार्जिनल प्रोडक्शन लेंगे। जब हमें इस रिलेशनशिप को यहाँ पे 1, 5, 2, 10, 3, 15 तो इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पे ये देखो सीधा सा 45 डिग्री का एंगल बनाया गया, पे बिल्कुल सीधी लाइन टीपी जो एक कर्व बन जाएगा। और यहाँ पे एमपी में क्या करेंगे, इक्वल है 1 है तो भी 5 है, 2 है तो भी 5 है, 3 भी तो भी 5 है, तो एक सीधी रेखा बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमपी की आ जाएगी एक सीधी रेखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आ जाएगी। तो आपने क्वेश्चन में आगे क्या करना है कि प्रस्तुत तालिका में यहाँ पे उसके बाद फिगर बनाने के बाद नीचे स्पष्टीकरण लिखना है और स्पष्टीकरण में आपने लिखना है कि प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि जब परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का उपयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन 5 है और सीमांत उत्पादन भी 5 है। जब दूसरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़कर 10 हो जाता है, सीमांत उत्पादन 5 ही रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का जो उपयोग करते हैं यानी कि थर्ड यूनिट का प्रयोग करने पर परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई का उपयोग करने पर या लगाने पर जो कुल उत्पादन है वो 15 हो जाता है और सीमांत उत्पादन जो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 5 ही रहता है। जैसे कि आगे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि प्रस्तुत चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बस इतना लिखना, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा इस क्वेश्चन में लिखना नहीं है, यहां पर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आगे नेक्स्ट पोर्शन इस क्वेश्चन है कि इसके लागू होने के कारण, काजेस, इसके इंप्लीमेंटेशन के कारण क्या है। तो उसका पहला कारण क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ऑप्टिमम का मतलब क्या है, अनुकूलतम मतलब बहुत बढ़िया। ऑप्टिमल मतलब अनुकूल, उससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। और लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं कह रहे, यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन मैं करा था सेम वैसा है। यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर पहली यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की और यहां पे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फर्स्ट यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 5 और एमपी कितना हो रहा है 5। यहां पे कितना है, दूसरी पे 10 और यहां पे 5 रहता है, तीसरी पे यहां देखिए पहली यूनिट कर रहे हैं तो 5 हो रहा है और यहां भी क्या है, फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट फिक्स्ड फैक्टर की यूनिट का प्रयोग करने पर भी एमपी 5 है और टीपी 5 है। लेकिन यहां भी देखेंगे क्या रीजन है कि यहां पे एक यूनिट है तो यहां पे टीपी कैसे 15 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे जब हम तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका क्या हो जाता है, ऑप्टिमम अनुकूलतम क्या होता है, उनका उपयोग होता है। तो आप कैसे लिखेंगे कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो स्थिर साधनों का क्या होता है, क्या हो जाता है, वो ऑप्टिमम अनुकूलतम उपयोग होता है। अब दूसरे पॉइंट पर जाइए, आइडियल फैक्टर रेशो। आइडियल फैक्टर रेशो का क्या मतलब, इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है, किसके बीच का, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, जो दो हमारे उत्पादन के साधन हैं, इनके बीच कौन सा रेशो होगा, जो रेशो होगी वो कौन सी होगी, वो सबसे बड़ी होगी, यानी कुशलतम उपयोग होगा। आइडियल फैक्टर रेशो साधन के, जो उत्पादन के साधन है उनका कुशलतम जो रेशो है, कुशलतम जो प्रयोग है, कुशलतम जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रयोग। तो क्या होता है यहां पे, अब देखिए यहां पर भी 1 यूनिट है, यहां पर भी 1 यूनिट है, लेकिन यहां पर टीपी 15 है और यहां पर टीपी 5 है। टोटल प्रोडक्शन यहां पे 5 है और यहां पे 15 है। तो इसका मतलब क्या है
कि जैसे जैसे स्थिर साधनों के को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, तो एक बिंदु तक बढ़ाने पर जो संसाधन है उनका क्या होता है, उनका जो उपयोग होता है, उनका उपयोग क्या होता है, वो कुशलतम उपयोग होता है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहां पे देखो, इसका यहां पे 1 यूनिट है तो प्रोडक्शन 5 है, यहां पे 1 यूनिट है तो प्रोडक्शन 15 है। तो इसका मतलब क्या, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो रेशो है, ये वाली रेशो, कौन सी रेशो, ये 1:3 की जो रेशो है, ये क्या है, ये कुशलतम रेशो है। इसका साधनों का क्या हो रहा है, एक आइडिया कुशलतम उपयोग हो रहा है। अब तीसरा, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, जो वेरिएबल फैक्टर कौन है, 1, 2, 3। अब यहां पे भी कर रहे हैं उपयोग, यहां भी 1 बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं। तो जब हम तीसरी यूनिट का प्रयोग करते हैं तो जो संसाधन है उनका क्या होता है, कुशलतम प्रयोग, एफिशिएंट कुशलतम उपयोग होता है। कैसे होता है, क्योंकि जैसे एक से दूसरा, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिया था टेलर का, कि जैसे जैसे एक व्यक्ति होगा सारे काम करेगा, 2 व्यक्ति होंगे आपस में बांट लेंगे, 3 होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे कि परिवर्तन स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, तो जो स्थिर साधन है वो तो स्थिर रहते हैं, लेकिन जो परिवर्तनशील साधन है उनका श्रम विभाजन के कारण क्या होता है, वो कुशलतम उपयोग होता है, जिसके कारण जो है वो जो कुल उत्पादन जो है वो एक समान दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन जो है वो क्या रहता है, वो स्थिर रहता है। तो बच्चों ये इतना ही आज, और नेक्स्ट हम जो करेंगे साधन के घटते प्रतिफल का नियम। तो देखते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक